अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज हम विजुअल फिजियोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, जिसमें हमने लास्ट टाइम हम एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। एंडोक्राइनोलॉजी में हमने सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने हाइपोथैलेमस के फंक्शन देखे, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, उसके सिक्रीशन कौन कौन सी है, एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी की सिक्रीशंस कौन सी हैं, ये सारा हमने देखा। उसके बाद थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन, उसके फंक्शन देखे। तो आज हम बात करते हैं एड्रीनल ग्लैंड की। एड्रीनल ग्लैंड कौन से हैं, किस तरह आपकी बॉडी के सिस्टम फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं, क्या क्या फंक्शन है इसके। बेसिकली एड्रीनल ग्लैंड के अंदर फर्दर कौन सी सिक्रीशंस आ जाती हैं जो ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं, उनके क्या क्या नाम है। तो आज के लेक्चर में हम एड्रीनल कॉर्टेक्स की सिक्रीशन को देखेंगे। कल के लेक्चर में हम एड्रीनल मेडुला की सिक्रीशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर का बेसिकली जो हेडिंग है, हार्मोन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेडुला। तो आज के लेक्चर में हम जस्ट एड्रीनल कॉर्टेक्स की सिक्रीशन और उसके फंक्शन को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ओवरऑल एड्रीनल ग्लैंड की जो सिक्रीशंस हैं उसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसको एड्रीनल ग्लैंड को लाइफ सेविंग ग्लैंड बोलते हैं, एसेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसकी सिक्रीशंस आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। अगर एड्रीनल कॉर्टिकल हार्मोन्स जो कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं वो एब्सेंट हो जाएं, उसकी सिक्रीशन कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो 3 से 15 दिन के अंदर अंदर पेशेंट की डेथ हो सकती है। और अगर पेशेंट के अंदर एड्रीनोमेडुलरी हार्मोन्स की सिक्रीशन कॉम्प्रोमाइज हो जाए, मतलब जो एड्रीनल मेडुला की सिक्रीशंस हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएं, तो पेशेंट को मेंटली और फिजिकली स्ट्रेस फेस करना पड़ सकता है। वो इमरजेंसी की सिचुएशन को विदस्टैंड नहीं कर पाता। तो इसलिए एड्रीनल ग्लैंड को लाइफ सेविंग और एसेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। अब बात करते हैं एड्रीनल ग्लैंड के पार्ट्स की। तो आपने कई दफ़ा ये पढ़ा भी है, आज भी हम उसी चीज़ को दोबारा पढ़ते हैं। एड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला। जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है वो आपके ग्लैंड का 80% कवर करता है और जो एड्रीनल मेडुला है वो 20% कवर करता है। एड्रीनल ग्लैंड बेसिकली आपकी किडनी के सुपीरियर पार्ट के ऊपर इस तरह मौजूद होते हैं। अगर इसका ट्रांसैक्शन करें तो इसके अंदर ये देखें, जो मेडुला है ये इनर पार्ट है, जो कॉर्टेक्स है ये आउटर पार्ट है। जो कॉर्टेक्स है वो आपका 80% बना रहा है और मेडुला इनर पोर्शन है, उससे उसकी जो सिक्रीशन है वो जस्ट 20% इफेक्ट करती है आपकी बॉडी के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स की, जो आउटर लेयर है आपके एड्रीनल ग्लैंड की। तो जो एड्रीनल कॉर्टेक्स से हार्मोन रिलीज होते हैं ये बेसिकली कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं इन नेचर। इसके जो फंक्शन है वो उसकी बिहाफ पे इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड, दूसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और तीसरा सेक्स हार्मोन, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम इन हार्मोन्स को स्टडी करेंगे। मिनरलोकॉर्टिकॉइड का नाम से जाहिर है कि ये मिनरल्स को कंट्रोल करेगा। तो जो आपके मिनरल्स है बॉडी में, एसेंशियल मिनरल्स जैसे सोडियम और पोटेशियम है, उसके ये बैलेंस को मेंटेन करता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स आ जाते हैं, एल्डोस्टेरोन और 11 डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन्स आपके मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर आ जाते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है, क्योंकि ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड हैं, इसके 3 बेसिकली जो इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है वो एल्डोस्टेरोन का फंक्शन ज़्यादा है। और एल्डोस्टेरोन के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सबसे पहले ये क्या करता है कि आपकी जो किडनी के ऊपर इफेक्ट करके जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं उसके अंदर सोडियम को रीएब्जॉर्ब करेगा, ताकि सोडियम बॉडी से बाहर ना जा सके, यूरिन के थ्रू एक्सपेल आउट ना हो जाए बॉडी से। दूसरे नंबर पे ये पोटेशियम की एक्सक्रीशन को कंट्रोल करता है, ठीक है।
ये पोटेशियम को बॉडी से बाहर भेजने में मदद करता है। उसके अलावा ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर सेक्रीट करता है ताकि जो उसके एक्सचेंज में सोडियम आयन है वो वापस रीअब्जॉर्ब हो सके। तो इधर बात करते हैं ओवरऑल एल्डोस्टेरोन के फंक्शन की। जैसे ही बॉडी के अंदर एल्डोस्टेरोन का लेवल हाई होगा, आपके जो सोडियम और जो सोडियम आयन है वो रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे और वाटर क्या करेगा, रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर आ जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो ECF है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, उसके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि सोडियम भी वापस आ गया है और वाटर भी वापस आ गया है। अब जैसे ये सारा वापस आएगा, वॉल्यूम आपके प्लाज्मा लेवल इंक्रीज कर जाएगा। प्लाज्मा इंक्रीज करेगा तो आपका आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। जब आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा तो जो नाइट्रोटिक पॉलीपेप्टाइड्स हैं ANP, BNP और CNP, ये आपके कार्डियक मसल से रिलीज होना शुरू कर जाएंगे और साथ ही साथ प्रेशर डाययूरेसिस होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे ये पॉलीपेप्टाइड्स नाइट्रोयूरेटिक पॉलीपेप्टाइड्स रिलीज होंगे कार्डियक मसल से, उनकी वजह से क्या होगा कि जो यूरिन के थ्रू आपके सोडियम और वाटर की एक्सक्रीशन है वो प्रमोट होगी और आपका ओवरऑल जो ECF का वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाएगा। उसके अलावा जो एल्डोस्टेरोन है उसका आपके बाकी बॉडी सिस्टम्स के ऊपर किस तरह इफेक्ट है कि स्वेट ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर भी सेम इसी तरह एक्ट करता है कि ये पसीने के थ्रू आपका जो सोडियम है उसको बॉडी से बाहर जाने से बचाता है। ठीक है, अब इंटेस्टाइन की बात करें, ये क्या करेगा कि आपके जो इंटेस्टाइन है उसमें सोडियम को वापस अपनी तरफ रीअब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब उसके बाद इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें। मोड ऑफ एक्शन के लिए ये मैसेंजर RNA को फॉलो करता है, उस मैकेनिज्म को अपनाता है। होता क्या है बेसिकली कि एल्डोस्टेरोन चूंकि लिपिड सोलेबल है तो इसलिए ये सेल के प्लाज्मा को इजीली क्रॉस करके न्यूक्लियस की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जाके ये क्या करता है, जैसे ये साइटोप्लाज्म के अंदर आया, ये स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ अटैच हुआ, ये इसने एक कॉम्प्लेक्स बनाया एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। उसके बाद ये क्या करता है कि ये न्यूक्लियस की तरफ मूव करता है, न्यूक्लियस में जाके DNA के साथ बाइंड होगा। DNA के साथ बाइंड हुआ तो इसने क्या करना है, मैसेंजर RNA बनाना है। मैसेंजर RNA जैसे ही बन गया वो वापस साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाएगा। साइटोप्लाज्म के अंदर जाके ये क्या करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस शुरू करवा देगा, राइबोसोम्स को ऑर्डर देगा कि प्रोटीन बनाओ। अब जैसी प्रोटीन एंजाइम की फॉर्म में बनेगी तो जो उसमें सोडियम पोटेशियम ATPase है वो सोडियम और पोटेशियम के ट्रांसपोर्ट के अंदर बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ सीक्वेंस ऑफ इवेंट। एल्डोस्टेरोन आपके सेल लेवल पे किस तरह एक्ट करता है, किस तरह ये सोडियम और पोटेशियम की कंजर्वेशन करवाता है। इस तरह के जैसे सेल के अंदर, क्योंकि ये लिपिड सोलेबल है, सेल की वॉल को इजीली क्रॉस करेगा साइटोप्लाज्म में जाके रिसेप्टर के साथ अटैच होगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, साथ ही ये न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करेगा तो वहाँ DNA को जाके कमांड देगा कि वो मैसेंजर RNA बनाए। मैसेंजर RNA बनेगा तो जैसे ही वो बन के साइटोप्लाज्म में रिलीज होगा तो क्या होगा कि वो राइबोसोम को ऑर्डर देगा कि आप बनाएं प्रोटीन। अब वो जो प्रोटीन बनेंगी एंजाइम की फॉर्म में बनेगी, सोडियम पोटेशियम ATPase उसको बोलते हैं, वो आपके सोडियम और पोटेशियम के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं एल्डोस्टेरोन के रेगुलेशन की कि आपकी जो बॉडी के अंदर एल्डोस्टेरोन है उसका लेवल किन चीज़ों की बिहाफ पे ये एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होता है आपकी बॉडी से, किन चीज़ों की बिहाफ पे ये सिक्रीशन को रोकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीज पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन इन ECF। जैसे ही कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम आयन रिलीज होगा, इंक्रीज होगा तो एल्डोस्टेरोन रिलीज होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके ECF में सोडियम आयन कम होगा तब भी एल्डोस्टेरोन रिलीज हो जाएगा ताकि सोडियम आयन को कंजर्व किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा। उसके अलावा जैसे ही आपका ECF कम होगा तब भी इसको
इसकी सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी ताकि ओवरऑल प्लाज्मा का जो लेवल है वो मेंटेन हो सके और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सके। दूसरा इसकी रेगुलेशन आपके जो पिट्यूटरी जो आपके हाइपोथैलेमस से एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है वो रिलीज होता है, वो करता है इसका कंट्रोल। तो दूसरे नंबर पे हमने जो हार्मोन पढ़ा था एड्रीनल कॉर्टेक्स का, वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड था, जिसके अंदर कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टेरोन और कोर्टिसोन वगैरह आ जाते हैं। ये जो हार्मोन्स हैं ये आपकी बॉडी पे किस तरह असरअंदाज होते हैं, ये बेसिकली जोना फेसिकुलेटा एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहे होते हैं। ठीक है, ये भी स्टीरॉयडल है इन नेचर। अब इसका फंक्शन क्या है? जो कोर्टिसोल है ये एक हाइड्रोकोर्टिसोन है जो आपके बॉडी के ऊपर 95% ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी परफॉर्म करती है। मतलब क्या है कि ये ग्लूकोज की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर देगी। तो बाकी जो कोर्टिसोल के अलावा कोर्टिकोस्टेरोन है और कोर्टिसोन है, उनका फंक्शन कम है। अब इसको लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन किस तरह बोला जाता है कि ये जो हार्मोन है ये जो ग्लूकोज का लेवल आपकी बॉडी के अंदर मेंटेन करता है। एल्डोस्टेरोन को लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं, कोर्टिसोल को हम लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि ये आपकी जो स्ट्रेस और ट्रॉमा की कंडीशन है उससे आपको बचाता है और उसके अंदर विदस्टैंड करता है सारी जो सिचुएशन होती है उसको। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को किस तरह कंट्रोल कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और वाटर के ऊपर एक्ट करके, वो हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट के ऊपर किस तरह एक्ट करता है, ये 2 तरीके से एक्ट करता है। सबसे पहले यह क्या करेगा कि लिवर के अंदर जो मौजूद ग्लूकोज की जनरेशन का प्रोसेस है, ग्लूकोज की सिंथेसिस का प्रोसेस है, उसको इनहांस कर देता है। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है कि आपके जो लिवर के अंदर मौजूद और खुसूसन जो एक्स्ट्रा हेपेटिक सेल है उसके अंदर जो मौजूद प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन करके अमाइनो एसिड को आपकी ब्लड सर्कुलेशन में लाएगा। ब्लड सर्कुलेशन में जब लाएगा तो अमाइनो एसिड लिवर में जाएंगे, लिवर से ये क्या होगा कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या करता है कि ये जो ग्लूकोज का अपटेक है और जो ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन है, मतलब कि जो पेरिफेरीज में ग्लूकोज का बार बार जो कंजप्शन है उसको रोक देता है ताकि ग्लूकोज कंज्यूम ना हो सके। इस तरह ये आपकी बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया से बचाता है और इसको एंटी इंसुलिन एक्शन भी इसका बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट पे किस तरह एक्ट करता है? 2 तरह। एक, ग्लूकोज लिवर के अंदर ग्लूकोज के जो फॉर्मेशन है उसको बढ़ा देगा, दूसरा ग्लूकोज की जो कंजप्शन है उसको कंट्रोल कर लेगा। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की करते हैं। ये प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के थ्रू किस तरह ग्लूकोज की कंजर्वेशन करता है कि ये जो सेलुलर प्रोटीन है उसको कम कर देता है, आपके प्लाज्मा में अमाइनो एसिड की अमाउंट को इंक्रीज कर देता है, आपके लिवर के अंदर प्रोटीन कंटेंट को ज़्यादा कर देगा ताकि उधर से ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस हो सके। ठीक, अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आपके प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म किस तरह कर रहे हैं कि ये अमाइनो एसिड रिलीज करते हैं आपकी बॉडी में जो आपके ब्लड में सर्कुलेट करती हैं। अब जैसे ही ये अमाइनो एसिड ब्लड के अंदर सर्कुलेट करेंगी, हेपेटिक सेल इसको लेंगे, हेपेटिक सेल फिर से क्या करेंगे, उसकी ग्लूकोज बना देंगे। फैट की बात करें, फैट के मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का क्या पार्ट है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड काज मोबिलाइजेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट। तो ये आपके फैट को रीस्टोर होने से बचाती है, बार बार मोबिलाइज करेगी, रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी फैट को। तो ये किस तरह एक्शन परफॉर्म करती है कि ये फैटी एडिपोज टिश्यू से फैटी एसिड को मोबिलाइज करती है, फैटी एसिड की कंसंट्रेशन को और ब्लड के अंदर इंक्रीज कर देगी। उसके अलावा ये जितनी भी एनर्जी की प्रोडक्शन है उसके लिए ये फैट को यूटिलाइज करेगी। वाटर के ऊपर किस तरह इसका एक्शन है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस बाय एक्सेलरेटिंग एक्सक्रीशन ऑफ वाटर। तो अगर बॉडी के अंदर वाटर ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, वाटर की एक्सक्रीशन करवाएगा बाय यूरिन। और अगर इसकी एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो इसकी वजह से क्या होता है
आपके अंदर वाटर रिटेंशन शुरू हो जाती है और इसकी वजह से एडिमा वगैरह हो सकता है। और मिनरल मेटाबॉलिज्म के ऊपर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का क्या फंक्शन है कि ये सोडियम के रिटेंशन करवाता है और पोटेशियम की एक्सक्रीशन करवाता है, उसी तरह जैसे एल्डोस्टेरोन करवा रहा था। ठीक है, अब अगर इस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो इसकी वजह से एडीमा, हाइपरटेंशन, हाइपोकलीमिया और मस्कुलर वीकनेस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। बोन के ऊपर ये क्या करता है कि ये जो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को इन्हांस करता है ताकि बॉडी के अंदर सोडियम इंक्रीज रहे। ठीक है, और जो कैल्शियम है वो कैल्शियम का लेवल भी इंक्रीज हो जाए आपके ब्लड के अंदर। अब उसके बाद ये क्या करता है कि ये ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को रोक देता है। इसी वजह से जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की अगर सिक्रीशन ज़्यादा हो तो ऑस्टियोपोरोसिस का फिनोमेना बहुत इफेक्ट होता है, आपकी हड्डियां गलना शुरू हो जाती हैं, भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं। और मसल्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंक्रीज द कैटाबॉलिज्म प्रोटीन इन मसल्स, सो हाइपर सिक्रीशन कॉजेज मस्कुलर वीकनेस। अब चूंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हमने देखा कि ये प्रोटीन की ब्रेकडाउन कर रही है, तो ब्रेकडाउन करके ये ग्लूकोज बना रही थी, तो इस तरह ये अगर प्रोटीन ब्रेकडाउन होती रहेगी मसल्स के अंदर तो आपकी जो मसल है वो वीक होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए तो आपके मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं। ब्लड सेल की बात करें तो ये आपके जो ब्लड सेल के अंदर मौजूद आपके ब्लड के अंदर एसिनोफिल्स होते हैं उसको ये डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से जो आपके ब्लड का इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। वास्कुलर रिस्पॉन्स की बात करें तो ये आप एज ए कंस्ट्रिक्टर एक्ट करता है। ठीक है, तो आपके ब्लड वेसल पे अगर इस तरह अगर ये हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाए तो आपकी जो वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट प्रॉपर्ली नहीं कर सकेंगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये डिप्रेस कर देता है। और इसका अगर हम परमिसिव एक्शन देखें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का तो ये आपके कैलोरीजेनिक इफेक्ट करता है, ग्लूकागोन के ऊपर लिपोलाइटिक इफेक्ट करता है, वास्कुलर इफेक्ट और ब्रोंकोडायलेटर करता है, इफेक्ट लाता है कैटेकोलामाइंस के अंदर। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट किस तरह है इसका कि ये आपके जो इन्फ्लेमेशन इज डिफाइंड एज लोकलाइज प्रोटेक्टेड रिस्पॉन्स इंड्यूस्ड बाय इंजरी और डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू। जैसे कोई टिश्यू इंजर होगा उसका जो मैकेनिकल और केमिकल मैकेनिज्म के थ्रू उस जगह पे स्वेलिंग आ जाएगी। अब ये जो आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है उस जगह पे एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट करता है, एंटी एलर्जिक इफेक्ट परफॉर्म करता है, इम्यूनोसप्रेसिव है। क्योंकि ये टी लिम्फोसाइट्स को की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देता है, उसको ब्लड के अंदर स्टे नहीं करने देता है, इसलिए इम्यून सिस्टम डिप्रेस हो जाता है। अब ये इसका मोड ऑफ एक्शन किस तरह है कि ये सेम टू सेम एल्डोस्टेरोन की तरह ये भी क्या करता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है, सेल में जाके डीएनए को एक्टिवेट करेगा, मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस करेगा और वहाँ से एंजाइम प्रोड्यूस होंगे और आपके सेल फंक्शन अल्टर हो जाएगा। अब इसकी रेगुलेशन आपके एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन से हो रही है जो कि आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहे होते हैं। ठीक है, अब जो आपके एड्रिनल सेक्स हार्मोन्स हैं वो कौन कौन से हैं? जो थर्ड नंबर के हार्मोन है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहे थे, इसमें आ जाता है डिहाइड्रो एपीएंडोस्टेरोन, एंड्रोस्टेनिडियोन और टेस्टोस्टेरोन। ये 3 किस्म के सेक्स हार्मोन्स आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं। अब अगर हम अप्लाइड फिजियोलॉजी की बात करें उसमें कुशिंग सिंड्रोम है। कुशिंग सिंड्रोम बेसिकली ओबेसिटी की तरफ लेके जाता है। कुशिंग सिंड्रोम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अगर ज़्यादा सिक्रीशन हो जाए बॉडी में, खास तौर पे कॉर्टिसोल की, तो पेशेंट को कुशिंग सिंड्रोम हम डायग्नोज करते हैं। अगर कुशिंग सिंड्रोम जो डिजीज़ है इसके लिए 2 टर्मिनोलॉजीज यूज़ होते हैं, कुशिंग सिंड्रोम डिजीज़ और कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग डिजीज़ इसको तब कहेंगे जब आपके ACTH की प्रोडक्शन में कमी आएगी, मतलब पिट्यूटरी रीजन होगा
कुछ इस डिजीज का, तो कुशिंग डिजीज इसको बोलेंगे। अगर आपका एड्रिनल ग्लैंड कोई इफेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से कोर्टिसोल इफेक्ट हो रहा है, तो उसको कुशिंग सिंड्रोम बोलेंगे। अब इसके ओवरऑल फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर ओबेसिटी की तरफ लीड करता है, बॉडी फैट। कभी वो उसका जो पार्ट है उसके ऊपर इम्प्रॉपर बॉडी फैट डेपोजिशन हो जाती है। फेस चांद की तरह होता है, मून लाइक फेस, कोई उसके ऊपर एक्सप्रेशन नहीं होता। उसके बाद टॉर्सो की बात करें, उसके बाकी बॉडी की बात करें तो उसका जो जितनी भी फैट अकोमुलेशन है वो उसके चेस्ट और एब्डोमेन भी होती है ज़्यादा, और उसके जो आर्म्स और लेग्स हैं वो वीक होते हैं। ठीक है, तो जितनी भी फैट डिपोजिशन है उसकी ये टॉर्सल रीजन में होती है, सारा चेस्ट और एब्डोमेन में उसका फैट होता है। बफेलो हम जिसे आप देखें पीछे एक बफेलो हम टाइप, नेक के पीछे ना फैट डेपोजिशन स्टार्ट हो जाती है। पोर्ट बेली उनका जो अपर एब्डोमेन है उसके अंदर फैट डेपोजिट हो जाते हैं। पर्पल स्ट्रेराई उनके एब्डोमेन के ऊपर रेडिश पर्पल स्ट्रिप्स सी स्ट्रेच मार्क्स जिसको बोलते हैं उस तरह की प्रोमिनेंट हो जाती है। जो एक्सट्रीमिटीज हैं उसके हाथ पांव सारे पतले होते हैं, उसकी स्किन पतली होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा स्किन की डिजीजेस, स्किन पैचेस वगैरह आना शुरू हो जाते हैं एक्जिला में, नेक में, ग्रोइन रीजन में। अगर उसके अलावा पिगमेंटेशन हो सकती है, बॉडी फेशियल रेडनेस हो सकती है, फेस के ऊपर ज़्यादा बालों की ग्रोथ हो सकती है। तो ये सारे इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, ज़्यादा जो प्रोटीन के ब्रेकडाउन से, ग्लूकोज की सिंथेसिस से ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा हो सकता है। तो ये सारे कुशिंग सिंड्रोम के फीचर्स थे। अब ऐसी कंडीशन में अगर पेशेंट को हम देखें कि उसके कोई इंजरी हुई है तो उसकी इंजरी हील नहीं हो सकती, उसके अंदर एडिमा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सोडियम और वाटर के टेंशन की वजह से बॉडी स्वेल हो जाती है, हाइपरटेंसिव हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो ये सारे फंक्शन, ये सारे साइन एंड सिम्टम कुशिंग सिंड्रोम के अंडर आते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ओवरऑल आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन देखे। बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड को हम पढ़ रहे हैं। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। आज के लेक्चर में हमने एड्रिनल कॉर्टेक्स देखा, उसकी सिक्रीशन क्या है, सिक्रीशन से किस तरह बन रहे हैं, क्या रेगुलेशन है, हर हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसकी सिक्रीशन, उसकी रेगुलेशन हमने देखी है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ चुका होगा। आसान सा लेक्चर है, आप इसको पढ़ें, जो चीज़ नहीं समझ आती मुझसे पूछें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।